नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज जो कि होगी भारतीय संविधान से संबंधित, और इसमें एमसीक्यू के रूप में हम यहाँ प्रश्न सम्मिलित करेंगे। और ये प्रश्न होंगे पिछले 25 वर्षों में पूछे गए सवाल होंगे। किस परीक्षा में? यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 25 वर्षों में, यानी 1995 से लेकर 2019 तक, उन प्रश्नों को यहाँ पे लेंगे और इसका अवलोकन हम करेंगे। ठीक है, अवलोकन क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, यूपीएससी की परीक्षा का प्रारूप और इसकी प्रकृति आपको देखना है, तो आपको दो चीजें आवश्यक है समझने के लिए। एक होता है सिलेबस, ठीक है, और दूसरा होता है जो ओल्ड पेपर्स होते हैं। ठीक है, ओल्ड पेपर में यानी जो पुराने प्रश्न पत्र है उसमें आए हुए प्रश्न। ठीक है, दो तरीकों से हम यहाँ पे इसकी प्रकृति जान सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आते हैं और किस प्रकार की तैयारी हमको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा हेतु ये दो बहुत ही आवश्यक है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से ये दो चीजें आप लेकर चलते ही। ठीक है, दो चीजें आपका मार्ग प्रशस्त करती है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट में दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, ओल्ड पेपर जो है उसका हम यहाँ पे कंपाइलेशन करके दे रहे हैं आपको। ठीक, ओल्ड पेपर जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं उसमें जो 1995 से 2019 तक जितने भी प्रश्न है उसमें वो हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत ही कम समय में आपको इसका अवलोकन सहित यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आपने इतिहास से संबंधित, इतिहास विषय से संबंधित, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये सीरीज आपने नहीं देखे, क्योंकि इसमें भी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है उसको कवर किए, उसका अवलोकन किए। तो यदि आपने इन सीरीज को नहीं देखे तो आप जरूर देखें, क्योंकि ये भी आपको मार्ग प्रशस्त करेगी इतिहास विषय को समझने में। ठीक है, कि किस प्रकार आपके प्रश्न यहाँ पे आने वाले। ये बहुत ही कम समय, 2 से 3 घंटे के आसपास में ये वीडियोस उपलब्ध है। आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो वीडियो है 2 से 3 घंटे में आपके सारे ये कवर हो जाएंगे। एक एक वीडियो 2 से 3 घंटे का है। ठीक है, तो आप बहुत ही कम समय में इसका अवलोकन आप देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वीडियो देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। और यदि हम बात करें मेंस पेपर की, तो मेंस में आपको जीएस2 में ये जो जानकारी है, जो इसमें जो डिटेल वगैरह दी गई, वो जीएस2 में काम आएगी। प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं या संस्था है, ये हमको बताना है। ठीक है, संविधानेतर और विधितर संस्था, ये याद रखिए। ये देखिए, यहाँ पे जो बॉडीज होती है, जो संस्थाएं होती है, वो दो प्रकार से है। ठीक है, एक संवैधानिक संस्था होती है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंग्लिश में आप यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दूसरा यहाँ पे होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये दो प्रकार की संस्था यहाँ पे होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिनका उल्लेख संविधान में है। ठीक है, पहली शर्त होती है इनका उल्लेख संविधान में है। ठीक है, उल्लेख कहाँ पे? संविधान में है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे देखिए, कोई कोई किसी बॉडी को संवैधानिक बॉडी बनाना है बाद में यानी कि ये देखिए, यहाँ पे जब 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय जो बॉडीज थी उनको हम सीधे तौर पर बोलते हैं क्या? संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। अब यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, सिर्फ वही बॉडी संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी बनाई जा सकती है बाद में भी। 26 जनवरी 1950 के बाद जो बॉडी बनी है वो, उसमें से कई बॉडी संवैधानिक बॉडी है जब उसमें आर्टिकल असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कोई आर्टिकल मान ली एक्स वाई जेड है, उसमें लिख दिया, उसमें हमने क्या लिख दिया? ए या बी, इस प्रकार से उसमें असाइन, किसी आर्टिकल में उसको असाइन कर दिए, तो ये कहलाएगी संवैधानिक बॉडी। ठीक है, तो असाइन करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, असाइन करके। ठीक है, तो दो दो क्राइटेरिया यहाँ पे होगा ये संवैधानिक बॉडी को पहचानने का। ठीक है, पहला तो संविधान में उल्लेख है, और दूसरा है कि असाइन करके वो बॉडी बनाएंगे संवैधानिक बॉडी। और ये होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी होती है कौन सी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको इसमें भी दो प्रकार होते हैं इसके। यहाँ पे देखिए, दो प्रकार कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के? एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी ये बनती है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ लाकर ये बनाई जाती है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये स्टेट या फिर सेंटर दोनों ही बना सकते हैं इसको, स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, स्टेट एंड सेंटर दोनों ही दोनों इसको बना सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी को दोनों बना सकते हैं, यानी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसको
स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी को बनाने के लिए पार्लियामेंट में लॉ लाने की आवश्यकता होती है और ये पार्लियामेंट द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है ये। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग पहले था, अब तो ये नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय इसका उल्लेख नहीं था, ये बाद में बनाई गई थी। तो ये सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ये इसका पर्पस है एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब एग्जीक्यूट करने का, यानी सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए ये बनाई गई है। जैसे योजना आयोग है, इसका कार्य था योजना बनाना, ठीक है। अब यही काम कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, ठीक है। इसी का नाम परिवर्तित करके अब क्या रख दिया गया है? नीति आयोग, ठीक है। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। आगे समझ में, ये जो बॉडीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत जो हमने देखा स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संविधानेतर और विधितर संस्थाएं, ये दो चीजें बोली गई है। यानी हमको ये देखना है कि वो बॉडी इसमें ना आ रही हो, कौन से में? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ना आ रही हो। आया समझ में? जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये हमको देखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी, दो बॉडी यहाँ पे हमको छांटना है इन ऑप्शन में जो दिए गए, ठीक है। प्रश्न का जो आधार आपको समझ में आ गया। हमको संविधानेतर यानी अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन और विधितर संस्था हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी है जो कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको यहाँ बताना है संविधानेतर और विधितर संस्था यहाँ पे कौन सी है। तो एक तरीका ये है कि हम जो संवैधानिक संस्था है वो हम उसको देख ले, संवैधानिक संस्था उसको देख ले। तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगी क्या? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम छांट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। किसी एक को छांटेंगे तो दूसरी हमको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि संवैधानिक संस्था कौन सी है, तो हमको मिल जाएगी कौन सी? संवैधानेतर और विधितर संस्था मिल जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ पे सिर्फ जो चौथी वाली है ये है अंतर्राज्यीय परिषद। जो संस्था है वो है संवैधानिक संस्था, ठीक है। ये है संवैधानिक संस्था। और इसका उल्लेख कहाँ पे? इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है 263 में, अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये है संवैधानिक संस्था। और बाकी ये जो है ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। यानी संविधानेतर और विधितर की संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद। 1, 2 और 3 यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 और केवल 4। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हमको यहाँ पे लगाना है। तो ये 1, 2 और 3 वाले बी वाले ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में होने के कारण यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अतः विकल्प सही बी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी तथा राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं, ठीक है। संविधानेतर और विधितर संस्थाएं। और जैसे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे है यूपीएससी और ईसीआई वित्त आयोग, ठीक है। यूपीएससी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वित्त आयोग और भी संस्थाएं हैं। ये आप यहाँ पे जो लिस्ट बनाकर आपको दे दिया हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप गूगल करके भी इसको देख सकते हैं, फिर आपकी किताब में दिया हुआ तो आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे दिए गए, और ये बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी, और यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक। तो यहाँ पे और जो बॉडीज यहाँ पे कुछ छूट गई होगी तो आप यहाँ पे गूगल करके उसको देख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? 1995 में सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो इनमें से किस किस के अंतर्गत संभव है? ठीक है, आधे राज्यों के संविधान मंडलों के अनुसमर्थन से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ, इसमें यदि संवैधानिक संशोधन करना है तो आधे राज्यों का
जो अनुसमर्थन वो प्राप्त करना होगा। संसद में राज्यों के प्रतिनिधि से संबंधित भी संशोधन करना है तो आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन वो प्राप्त करना पड़ेगा। साथ ही अनुसूची में भी कोई भी सूची के अंतर्गत संशोधन करना है तो भी इसमें आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन यहाँ पे प्राप्त करना होगा। अगला है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनका अनुसमर्थन प्राप्त नहीं करना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1, 2 और 3 यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिनमें संवैधानिक संशोधन संभव है। आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही वे है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधि, सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे देख लेते हैं। 1, 2 और 3 यहाँ पे 1, 2 और 3 पहला ऑप्शन में है। 1, 2 और 4, 1, 3, 4 और 2, 3, 4। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1, 2 और 3, ठीक है। अनुच्छेद 169 के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। अनुच्छेद 368(2) में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। इसके तहत किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति शामिल नहीं है। याद रखिए, इसके तहत क्या है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति शामिल नहीं है, ठीक है। और इस हेतु उक्त राज्य की सहमति आवश्यक है। जिस राज्य की विधान परिषद है उस राज्य की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इस तथ्य का उल्लेख है कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है अथवा उसका अनुमोदन कर सकती है यदि विशेष बहुमत के साथ उस राज्य ने प्रस्ताव पारित कर दिया हो, ठीक है। इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपबंध तक धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1995 में सवाल पूछा गया। तो इसका निष्कर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब निष्कर्ष के तौर पे यहाँ पे कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हमको बताना है कि क्या निष्कर्ष इसमें से निकाला जा सकता है। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। क्या ये सही है? चलिए हम चेक करेंगे। अभी हम दूसरा भी देख लेते हैं। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। चलिए हम दोनों चेक करते हैं। इसका जो अर्थ है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। क्या यह सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। उसकी पदावधि पूरी होने से पहले ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है उसकी पदावधि पूर्ण होने से पहले। तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। क्या सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। कोई राज्यपाल अपनी जो 5 वर्ष की अवधि है, ठीक है, अवधि के बाद अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, उत्तराधिकारी ना आए तब तक ये बना रह सकता है। तो दूसरा भी यहाँ पे गलत है। दोनों ही, इसका अर्थ दोनों ही यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपन तक पद धारण करेगा। ठीक है, इससे निम्नलिखित में तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ये दोनों ही यहाँ पे सही नहीं है। नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर का हमको चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, तो ये दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं ऑप्शन यहाँ पे आंसर इसका डी। विकल्प एक सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 156(a) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद को धारण करता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। विकल्प 2 भी सही नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ना ग्रहण कर ले। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले जिन पर संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं जिनकी संख्या आधे से कम ना हो के अनुसमर्थन से संभव है? तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं। ये इसका दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। 1995 में ये सवाल आया है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हमने देखा था। दूसरे नंबर का प्रश्न यही इसी का ये प्रश्न है दूसरा। इसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी गई, तो ये हम नहीं देख रहे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ठीक है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ये हमको देखना है, परिपाटी के रूप में कौन सा यहाँ पे पालन किया जाता है। 1995 में सवाल पूछा गया। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। निम्न सदन यानी होता है लोकसभा। ठीक है, उच्च सदन यानी होता है यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा विघटित नहीं होती है और लोकसभा विघटित हो सकती है। ठीक है, ये याद रखिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। निम्न सदन यानी ये होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा याद रखिए। निम्न सदन का मतलब है यहाँ पे लोकसभा। मंत्रिपरिषद में
भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, सभी लोगों का नहीं, सभी भागों का यहाँ पे मतलब एक प्रकार से यदि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो तो यहाँ पे गलत नहीं होता, क्योंकि ये अपने प्रतिनिधि चुन के वहाँ पे पहुँचाते हैं, तो इस प्रकार भी सही है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहन करे। यहाँ पे किस बात का उल्लेख नहीं है, तो हम ये देखते हैं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, उसे त्यागपत्र दे देने चाहिए, तो ये इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। आंसर इसका बी। ठीक है, भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेखित न होते हुए भी यह परिपाटी बन गई है, किंतु निम्न सदन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) कारण निम्न सदन में बहुमत खोते ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है। ठीक, आंसर हो गया इसका बी। अगला सवाल है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। ठीक है, संविधान जब संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज संबंधित था, उसके क्षेत्र में कौन सा यहाँ पे प्रस्तावित नहीं किया गया था, ये हमको बताना है। 1997 में सवाल पूछा जा चुका है। तो जो प्रस्तावित वो हम देख लेते हैं, और जो प्रस्तावित नहीं है वो निकल आएगा, या फिर जो प्रस्तावित नहीं है वो डायरेक्ट हम देख लेंगे, जो प्रस्तावित वो रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए दोनों तरीके यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, निम्नलिखित सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पे जो संविधान के 73 संशोधन में पंचायती राज के अंतर्गत जो क्षेत्र है उनमें से जो प्रस्तावित है वो हम देख लेते हैं। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिला के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इसके अंतर्गत है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग के गठन करेंगे। हाँ, ये भी इसके अंतर्गत है। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है इसके अंतर्गत। चौथा हम देखते हैं, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। हाँ, ये भी इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पे जो प्रस्तावित नहीं है वाला हमको देखना था, तो ये सी वाला नहीं है। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं था, इसके अंतर्गत प्रस्तावित नहीं था, परंतु ये अब हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में लागू कर दिए गए। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। 1997 में सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमको कोड के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। तो कथन हम देखते हैं, कथन ए हम देखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं, ये हम चेक करेंगे अभी। कारण हम देख लेते हैं, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर के दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये दोनों वक्तव्य को हम चेक करते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटें के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। या यहाँ पे दिया है आवश्यकता नहीं है, तो क्या ये सही है? ये सही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी यदि इस प्रकार संशोधन यहाँ पे किए जाने। ठीक है, इस प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था में की जानी है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो कथन ए है यहाँ पे गलत है। कारण हम देखते हैं, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के, ठीक है, बिना किसी संविधान संशोधन जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। हाँ, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो 33% जो सीटों का आरक्षण के लिए उससे संबंधित ये कारण है। तो ये क्या ये ऐसा कर सकते हैं जो राजनीतिक दल है? हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कारण यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे कूट हम देख लेते हैं, ए और दो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए गलत है परंतु अपना आर सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1997 में सवाल पूछा गया, इसमें से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद जो है, याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ये बनती है। और ये राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ, ये हमको चेक करना है दोनों। तो निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर हमको चुनना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, हाँ ये भी सही है। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो हमको देखना है, सही उत्तर हमको चुनना है। 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों, केवल 1 और केवल 2, तो हमको दोनों ही यहाँ पे सही लग रहे हैं, यानी जो लग रहे हैं मतलब सही है यहाँ पे कथन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आंसर इसका बी, आंसर इसका बी, यानी 1 और 2 दोनों। इसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है और अनुच्छेद 79 में के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अतः कथन 2 भी सही है। ठीक, कथन 1 और 2 दोनों ही सही। कथन 1 का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 59 में किया गया है, और जो कथन यहाँ पे 2 है उसका उल्लेख किया गया है 79 में, अनुच्छेद 79 में। ठीक, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको सिर्फ जो यहाँ पे एक्स का मान है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आप समझ में आएगा। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1997 में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे तारीख पूछी गई कि ये कथन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, किस तारीख को यहाँ पे बोला गया है, किस तारीख को यहाँ पे ढूंढने का बताया गया है, किस तारीख को हमको ढूंढना है। यहाँ पे अंगीकृत, यहाँ पे आप एक याद रखिए, अंगीकृत, इसी से आपका जो सवाल है वो सही है। अंगीकृत कब किए थे हमने? देखिए, हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को फुल फ्लेज में लागू हुआ। अंगीकृत हम पहले कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो अंगीकृत हम किए थे 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित किया गया तथा यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आंसर है इसका बी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। 1998 में सवाल पूछा गया है। तो दल बदल जो विरोधी कानून है वो किसके अंतर्गत है, हमको देखना है। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो उसका जो प्रावधान है वो दिया गया है 10वीं अनुसूची में। आंसर है इसका डी। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। इसमें दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये डिटेल है। और हम जानते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण तथा 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपने इसको समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।